अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों, आज विक्रमी संवत 2081 बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। और भाइयों, आज करेंगे हम चर्चा ग्रीष्मकालीन मौसम में खेतों की जुताई का महत्व है। जैसा आप जाने हैं भाइयों कि रबी मौसम की जो फसलें हैं किसान भाइयों ने उनकी कटाई लगभग पूरी कर ली और थोड़ा बहुत जो काम रह रहा है वो है भूस का। तो भूस भी किसान भाई बनाने लग रहे हैं और जाहिर है जल्दी से जल्दी जो है किसान भाई अपना यो काम भी पूरा कर लेंगे। और ऐसे में जो खेत खाली होंगे तो उसमें ये बात आ जाए कि भी उन खाली खेतों का भी जो है समय पे ध्यान रखा जाए। ऐसे में बहुत से किसान भाई तो कुछ में खेतों में चारा लगा ले हैं। हरा चारा भी ज़रूरी है क्योंकि पशुधन है, उसको हरा चारा चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से किसान भाई जो हैं उनमें मूंग वगैरह उड़द वगैरह बोले हैं। चलो वो भी ठीक है कि दलहनी फसल है, खेत की तासीर बदल जाए और इस बहाने खेत की जुताई भी हो जाए, अल्टी पल्टी हो जाए मिट्टी की। पर इसके साथ साथ बहुत से किसान भाइयों के खेत जो हैं खाली भी रहे हैं। तो ऐसे में समय रहते जो है जब खरीफ के मौसम के लिए हमने खेत की तैयारियां करनी है तो ऐसे में हमने खाली खेतों की भी जुताई करनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले सालों में उत्पादन बढ़ने के जो मुख्य कारण रहे उनमें रहे उन्नतशील बीज, उर्वरकों का इस्तेमाल, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता रही है। पर इसके साथ साथ कुछ नई समस्याएं भी बन गई, जैसे कि खरपतवार बढ़े, जमीन की उर्वरा शक्ति में गिरावट आई, भूमिगत रोग, सूत्रकृमि वगैरह भी पैदा हुए। तो खेतों में फसलों की बुआई के समय पर बार बार 15 सेंटीमीटर के आसपास एरो वगैरह के जो कृषि यंत्र हैं इनके चलाने से ज़मीन में नीचे एक कड़ी परत बन जाए, जिससे कि बरसात का पानी जो है खेतों के जरिए नहीं सूखा जाता। इससे पानी खेतों से बाहर निकल जाएगा और अपने साथ मिट्टी और आवश्यक पोषक तत्वों और लाभदायक जीवाणुओं को भी बहा के ले जाए। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने का सबसे बढ़िया उपाय है आजकल के दिनों यानी कि ग्रीष्मकालीन मौसम में खेतों की जुताई। तो ये बात यह आवे कि जुताई कब करें। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई इन दिनों फसल कट जाए, खेत खाली हो जाए, तो सबसे बढ़िया समय है इनकी जुताई का। और इसमें किसान भाई जैसे ही समय लगे अपने खेतों को जो है उनकी जुताई जरूर करें, क्योंकि लगभग जो है अगली फसल बोने के लिए आपके पास अच्छा खासा लंबा समय है। और ऐसे में जब मिट्टी की अल्टा पल्टी हो जाएगी और गहरी जुताई हो जाएगी तो उससे जो है खेत बढ़िया तासीर लेंगे, नरम होंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर जो जीवाणु वगैरह जो नुकसानदायक जीवाणु वगैरह हैं, खरपतवार वगैरह हैं, कीट हैं और रोगजनक कवक हैं या व्याधियाँ कई तरह की हैं, सूत्रकृमि वगैरह जो है बहुत कड़ी धूप और खुले धूप में रहने के कारण, और दूसरा निर्जलीकरण के कारण, यानी कि उस दौरान जो है खेतों में नमी बहुत कम हो जाए, हवा में भी नमी कम हो जाए। तो ऐसे में ये देखा गया है कि जब लुआ चले हैं, खुली में लुआ चलेंगी तो जितने खरपतवार वगैरह जो खेतों में बड़े हैं, क्योंकि फसलों के साथ मौसमी खरपतवार बढ़वार करें ही हैं, ऐसे में साल का जो सबसे बढ़िया मौसम है खेतों के लिए जो उनको एक तरह से नई शक्ति दे रहा है, उर्वरा शक्ति को बढ़ावा दे रहा है, वो है ये मई और जून का महीना। और ऐसे में इन दिनों में जो गहरी जुताई कर ली जाए, 2 से 3 गहरी जुताई हो जाए 10-15 दिन के अंतराल पर और खेतों को खुला छोड़ दें तो उस जैसी बात ही नहीं। और ऐसे में दूरी तीरी जो जुताई कर लें तो वो और भी बढ़िया। कई भाई तो क्या करें हैं कि पहला एरोते जुताई करते हैं, उसके बाद जो है टिलर निकालते हैं, और कई तो जो है मिट्टी पलटने वाले अड़ से भी जो है उसमें फांट काटते हैं बीच में कि निचली परत जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे करडी हो जाए 15 सेंटीमीटर से नीचे, वह जो है टूट जाएगी और फिर आगे जो पानी का रिसाव भी नीचे थोड़ा अच्छा चला जाए। और ख़ास करके अगले मौसम में यानी कि गेहूँ आगे मौसम में उसका काफ़ी फ़ायदा रहे। जीरी में तो चलो हर आदमी यूँ चाहे है कि भाई पानी खड़े रहे खेत में जितना बने रहे, पर अच्छे खेत को तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि सख्त परतों को तोड़ा जाए और उसके साथ साथ जो मिट्टी जो है भुरभुरी बनाई जाए, और उसमें साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाए कि जो पहली फसल के खरपतवार हुए हैं वो भी जो है या अवशेष बच रहे हैं पहली फसल के साथ उगे हुए खरपतवार या उस फसल के अवशेष हैं, जब 2-3 आप जुताइयाँ करेंगे तो अच्छे तरीके से खेत के अंदर जो है मिल जाएंगे और इस तरह से ह्यूमस बनेगा और वो जो है खेत की एक उर्वरा शक्ति को बढ़ावेगा। इसके साथ साथ इन दिनों का समय जो है एक बहुत बढ़िया है और वो ये है गोबर की जिन किसान भाइयों के पास गली सड़ी तैयार खाद पड़ी है वो भी खेतों में डाली जा सके और खेतों में मिला सके, उसका भी दोहरा फायदा हो जाए कि खेतों में अच्छी तरह से मिल जाए और उसके बाद जब समय आने पर उसको इस्तेमाल
कराया जा सके है। और बहुत से भाई जो है इन दिनों जुताई करके उसमें ढैंचा बोते हैं, हरी खाद के रूप में बोते हैं। ये भी बढ़िया है कि उसके साथ हरी खाद मिलेगा, प्राकृतिक खाद मिलेगा, खेतों की तासीर बदलेगी, आगे खाद कम गिरने पड़ेंगे रासायनिक खाद, और खेतों की उर्वरा शक्ति जो है बढ़े है। और इसके साथ साथ जो है इस बात का भी ध्यान रखें कि जब मिट्टी पलटने वाले हल से 15 सेंटीमीटर गहराई तक जो है ढलान के विपरीत जुताई करें, और खेतों में हल चलाने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जो खेत की ढलान पूर्व से पश्चिम दिशा में हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर करें, यानी कि ढलान के विपरीत ढलान को काटते हुए करें। ऐसा करने से बहुत सारा पानी जो है बरसात का वो मिट्टी सूखेगी और पानी जमीन की निचली सतह तक पहुंचेगा, जिससे न केवल मिट्टी का कटाव रुकेगा बल्कि पोषक तत्वों का नुकसान भी कम होगा, वो भी रुक जाएगा इसमें, ये देखा जाए। और इसके साथ साथ जैसा आप जाने हैं कि खरपतवार जो है रोकथाम एक बहुत ही कठिन काम हो जाए किसान भाइयों के लिए, चुनौती भरा काम हो जाए, बहुत से रसायन छिड़कने पड़े हैं, कहीं कहीं खुदाइयाँ करनी पड़े हैं, उसके बाद जो है इनकी रोकथाम करी जाए। और इसमें खरपतवारों के कारण कृषि उत्पादन में भी 20 से 60% तक की कमी आ जाए। और इनमें देखा गया है जो मौसमी खरपतवार हैं उनमें दूब घास, मोथा यानी कि जो डिल्ला वगैरह, कांस वगैरह जो है, नडू वगैरह, ये काफ़ी जो है खरपतवार ऐसे हैं जिनकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी चली जाएँ। और आमतौर पर सामान्य निराई गुड़ाई से जो है इनको नष्ट नहीं कराया जाता, या कई बार इसमें निराई गुड़ाई साथ के साथ करनी पड़े। कई बार तो नहीं हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि उरले सिरे ते शुरू करे और परले सिरे पे जाकर ख़त्म हो, इतने में पिछले वाला फिर जाम गया, तो ये हो जा। तो इस तरह से ये ध्यान रखें कि जब हम दोनों तरफ से कर रहे हैं तो उसमें हमने आजकल के दिनों का फ़ायदा उठाना चाहिए, खुले मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए, तेज़ धूप का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तरह से सौर उपचार जो है खेतों का हो जाएगा। और इस सौर उपचार का फ़ायदा ये रहेगा कि जो रोगाणु हैं खेतों में, जो कीट हैं खेतों में, या जो खरपतवार हैं खेतों में, जो यूँ कह लो जिद्दी से खरपतवार हैं, बहुत गहरी जड़ें जिनकी चली जा हैं, उनमें जब टीलर काट देंगे उनकी जड़ें सूख जाएंगी, अल्टी पल्टी उनकी होती रहेगी, 2-3 बार करेंगे, थोड़ा सा खर्च तो पड़ेगा पर साथ ही उनको किसान भाइयों को फ़ायदा भी इसका काफ़ी पहुंचेगा। वो कहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा करसा में बालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आगे चल कर ठा लेंगे। तो ये करसा का मौसम चले, इसमें जो है किसान भाइयों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसलिए गहरी जुताई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इनको नष्ट कर सके हैं। और गर्मियों में जो ज़्यादातर खेत जो हैं जब जुताई कर है, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि उसकी कठोर परत टूट जाएगी और उससे बरसात का पानी भी जो है खेतों में सुरक्षित रहेगा और भूमि का जल स्तर भी जो है वो ऊपर आवेगा। और जुताई करने के बाद जो है जो हानिकारक कीट फसल के रोगाणु भूमि की सतह के ऊपर आ जाए तो सूर्य की तपन और गर्मी से जो है ये कीटाणु सारे के सारे नष्ट हो जाए। इसका भी फ़ायदा जो है इसको काफ़ी मिला है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों एक बात का और ध्यान रखें, आपके ध्यान होगा कि पहले जब इन दिनों में खेत खाली हो रहे थे तो जिन किसान भाइयों के पास पशुधन है तो वे अपने पशुओं ने खेतों में चराने के लिए ले जाते दिन में। तो वो भी परंपरा जो है किसान भाइयों ने शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो बंद होता जा रहा है। पशु जो है किसान भाई थोड़ा सा कम करने लग रहे हैं। तो जो भी हैं, 1 हैं, 2 हैं या 10 हैं, 15 हैं, जहाँ भी खेत खाली हैं तो उन खेत खाली में पशुओं को भी बाहर चराने के लिए ले जाया जा सके, पर ध्यान रखें कि तेज़ धूप में ना ले जाएं, सुबह शाम ले जाया जा सके है। और ऐसे में पशुओं का भी जो है बाहर फिरना हो जाएगा, साथ ही साथ खेतों में भी जो जब घूमेंगे फिरेंगे, गोबर करेंगे, मल मूत्र होगा, तो खेतों की भी तासीर बदले है और पशु भी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो कई तरह की जो परंपराएं हैं जो हमारे समय के साथ साथ जो है परिवर्तन होने लग रहा है, उनको हमें प्राकृतिक खेती के तौर पर यदि अपनाना है तो हमने उनके साथ भी जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है वो सही तरीके से बरकरार रहे और किसान भाई जो है अपने खेतों से एक अच्छी बढ़िया पैदावार जो है फसलों के तौर पर लेते रहें। तो बिना देर करे किसान भाई जैसे ही समय लग रहा है अपने खेतों की जुताई जो है शुरू कर दें, जिससे कि एक सौर ताप उनका हो जाएगा और किसान भाई आगे आने वाली फसलें अच्छे से अपने खेतों से ले सकेंगे। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा ग्रीष्मकालीन मौसम में खेतों की जुताई के महत्व पर, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुना यो लोकगीत। हाँ नर नारी इजड़ा तीनों में कितने
बढ़कर एक अनोखे ये कलाकार दिखलाए हैं। मूर्ति में मुस्कान तेरी, ब्राह्मण में कला सवाई जी। सब कवियों में रचता तू ही अलग अलग कविताएं। धन धन ईश्वर कारीगर। हाँ मकड़ी जाला गरबैया कछुए की गर चमकती है। शेप तू गैर सांप में ये मोर की शान धमकती है। गिरी बजना जल से बिजली अद्भुत तेरी रचना है। बड़े घास का दूध थाम पर दूध से मखनी मिलती है। बड़े घास का दूध से नारियल में जल गिरी ठोस, गन्ने में रस सुखदाई। तिल सरसों में तिल आम, नींबू में बड़ी खटाई। धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई। कितने रंग रबड़ कागज इन कपड़ों का निर्माण किया। मधुसुधा विष बारूद अग्नि सुख दुख का सम्मान किया। टेलीविजन फोन रेल एक रॉकेट वायुयान किया। इस कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। हाथ जोड़े परिणाम स्वामी, बार में बार बधाई जी। सारे गुण तो कैसे करूं पर कुछ तो करूं बधाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई जी। और भाइयों अब करेंगे चर्चा जीवंत लोकतंत्र के महत्व पे। जैसा आप जान हैं कि संसदीय चुनाव 2024 होने जा रहे हैं, तो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र का महापर्व के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं, विशेषकर अपने किसानों से जनहित में यह अपील कर रहा है कि सभी मतदाताओं से यह अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अपने मत के प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। जागरूकता और निर्भीकता के साथ आप अपने सभी नागरिक दायित्वों को पूरा करें।
याद रखें, आपका मत है ज़रूरी, तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान, हम सभी करें मतदान। और इसके साथ साथ भाइयों अब देंगे जानकारी दाना और पानी पे। अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बदलते मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं, विशेषकर अपने किसानों से जनहित में यह अपील कर रहा है कि जल को व्यर्थ में ना बर्बाद करें। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबानों पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह में जो है पानी रखें। समय समय पे इनकी सफाई भी करें, जिससे कि पशु पक्षी जो है बीमार ना पड़े। इनके खाने के लिए भी दाने भी रखना ना भूलें। और इसके साथ साथ भाइयों अब देंगे जानकारी, करेंगे बात मौसम के बारे में। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाइयों जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा खेती में नवोन्मेषी यानी कि नई उन्नत तकनीकों का प्रयोग। आज की नसीहत के तहत करेंगे चर्चा मधुमक्खियों के लिए कृत्रिम भोजन का महत्व, और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जैविक व प्राकृतिक कृषि का महत्व है। और इसके साथ साथ भाइयों ये करेंगे चर्चा फसल अवशेष जलाने के पर्यावरणीय दुष्परिणाम व प्रबंधन कैसे करें। जैसा आप जाने हैं कि फसल की कटाई चल रही है और किसान भाई जो हैं फसल कटाई का लगभग काम जो है पूरा हो गया जो रबी मौसम का था, पर इसके साथ साथ ये बात ये आ रही है कि जो फसल अवशेष हैं उनका जो है किस तरह से प्रबंधन कराया जाए। तो पहली बात तो यह है कि बहुत से किसान भाइयों की यह धारणा रहे कि भाई अपना भूसा जितना रख लिया आजकल के दिनों में और बाकी जो बचा वो जो है जला दिया। तो ऐसा ना करें, क्योंकि भूसा जलाने से जो है बहुत सा पर्यावरणीय नुकसान हो जाए, धुआं उड़ा है, आसपास का पर्यावरण खराब हुआ है, जो हमारे मित्र कीट हैं वो जल के नष्ट हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमने इसको जो है एक अच्छे तरीके से इसका कुशल प्रबंधन करें। जो विभिन्न फसलों की कटाई के बाद बचे हुए डंठल हैं और गहराई के बाद बचे हुए जो पुआल है, भूसा है, तना है, ज़मीन पर पड़ी हुई पत्तियाँ वगैरह जो हैं, ये सारे अब फसल अवशेष में आ जाएँ। और इसके साथ आजकल मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कि जो आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको रख लो और बाकी के जो हैं उनको खेत में ही आप जो है जुताई के जरिए खेत के अंदर ही उनको दबा दो। और इससे ये रहेगा कि वो खेत के अंदर दब जाएंगे जब मिट्टी पलटने वाले हल से, जैसे हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, और वो नीचे दब जाएंगे तो खेत के अंदर ही वो गड़ सड़ के एक अच्छे खाद का निर्माण करेंगे। और दूसरा जो आप आग लगाओगे तो उससे जो हमारे मित्र कीट हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति है, जो ऊपरी परत जो है वो कठोर होएगी और मित्र कीट नष्ट होएंगे, तो उनको भी हमने बचाना है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाए कि फसल अवशेषों को, इसमें तो लगा है किसान भाइयों ने एक बार कि जला देंगे तो खेत साफ सा हो गया खरपतवारों से, पर इसके साथ जो नुकसान होया बहुत बड़ा नुकसान होगा, उससे वो वंचित रह जाए कि भी देख रहे हैं कि वो नुकसान जो है फ़ायदे से वंचित रह गए और नुकसान उनके सामने आ गया। तो उसको बचाना है हमने, नुकसान से बचना है हमने। और इसीलिए जो है खेतों के जो अवशेष हैं, फसल अवशेष हैं, उनको सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए और उनको जो है खेत में ही इस्तेमाल करें। और ऐसे में युवा जो है जो देखा जाए कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति में गिरावट देखें तो अवशेष जलाने से 100% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस और 25% पोटाश और 60% सल्फर का नुकसान हो जाए। और इसी तरह भूमि की संरचना में नुकसान होगा, पोषक तत्वों का समुचित मात्रा में स्थानांतरण नहीं हो पाएगा और जल निकासी भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी और कार्बनिक पदार्थों की गिरावट होगी और पोषक तत्वों से मिट्टी जो है वंचित रह जाएगी। तो मित्र कीटों का नुकसान, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ा है। और इसके अलावा जो मानव पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा वो आ जाए दमा जैसी, सांस जैसी बीमारियां बढ़ेंगी, या जो पहले बीमार चल रहे हैं उनको नुकसान होगा, काफ़ी परेशानी करनी पड़े, बुज़ुर्गों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़े, छोटे बच्चों को नुकसान उठाना पड़े। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के कारण आंखों में जलन होगी, चर्म रोग बढ़ सके हैं। तो इसलिए जो है इनको रोकना ज़रूरी हो जाए। और इसमें जो देखेंगे
तो इसका सबसे बढ़िया ये है कि पशु चारा या फिर औद्योगिक उपयोग के लिए इनको इकट्ठा करें। अवशेषों को मिट्टी में मिला दें। अवशेषों को भूमि की सतह पर रखना है तो उनको पानी देकर उसके नीचे दबाया जा सके है। कृत्रिम खाद बनाया जा सके है। इथेनॉल का उत्पादन कराया जा सके है। बायोगैस उत्पादन में भी इनका इस्तेमाल हो सके है। तो समय के साथ साथ जो नई तकनीकें आ रही हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो है हमने जो करेंगे तो किसान भाई इन सब चीज़ों का जो है सही प्रबंधन कर पाएंगे। और आजकल के दिनों में तो जैसे सूखे चारे के रूप में भूसे को बहुत ज़्यादा जो है संजो कर रखा जा सके, इकट्ठा कराया जा सके। बहुत से किसान भाई कूप बांध रहे हैं, बहुत से जो हैं अंदर कमरों में भर ले हैं, छपात में भर ले हैं, या आजकल शेड वगैरह भी बना लिए हैं तो उनके अंदर भी भरते हैं। तो अच्छी बात है, ज़्यादातर तो उसको संजो कर रख रहे हैं भूसे को, पर काफ़ी जो है उसके बाद भी जो खेत खाली हो जाए, कहीं कहीं कुड़ियाँ पे फाने दिखें, मोखा में फाने दिखें, डोड़ा के आसपास फाने दिखें, फिर भी किसान भाइयों का रुझान रहा है कि शाम होते ही जो है उसमें आग लगा दें। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। बेहतर ये रहेगा कि वहाँ पे आप खेतों की गहरी जुताई करें, जैसा गर्मी का मौसम आ रहा है और हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी कराया, तो उससे जो है इस प्रबंधन में सहायता मिलेगी और आपके जो ये अवशेष हैं फसलों के, ये खेत के अंदर ही दब के जो है किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा कृषि में जो देखा जाए फसल अवशेष जलाने के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव का वह प्रबंधन कैसे करें पे, और ये करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत वैज्ञानिक विधि के द्वारा सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें पे। जैसा आप जाने हैं कि किसान भाई जो फसलें ले रहे हैं ज़्यादातर धान गेहूं ले रहे हैं, पर इसके साथ साथ बहुत से किसान भाइयों का रुझान ये देखा गया कि सब्जी की काश्त की तरफ भी रहा है और उसमें किसान भाई मौसमी सब्जियों का बिजाई कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई जो सब्जी की काश्त से जुड़े हुए हैं थोड़ी अगेती भी लगा ले हैं और वो नर्सरी के जरिए जो है लगावे हैं, तो उससे किसान भाइयों को फ़ायदा रहे। तो इसमें यही बात आ जाए है कि वैज्ञानिक विधि से जो हम नर्सरी तैयार करें जिससे कि किसान भाइयों को साल भर खेतों में जो है उनके सब्जी तैयार मिले और साथ साथ जो बाज़ार में भी जो है सब्जी साल भर उपलब्ध रहे, सभी को जो है खाने के लिए अच्छी पौष्टिक सब्जी मिलती रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्वस्थ नर्सरी खेतों में तैयार करना। तो सब्जियों की पौध तैयार करना सब्जी उगाने वाले किसान के लिए एक महत्वपूर्ण काम हो जाए। सब्जियों की खेती में पौधशालाएं नर्सरी में पौध तैयार करना भी एक कला मानी जाए। पौध उगाने के लिए आधुनिक विधि का इस्तेमाल किसान भाई अच्छी आमदनी के लिए कर सके हैं और सब्जियों की नर्सरी को जो है मौसम और बेमौसम दोनों ही अवस्थाओं में वैज्ञानिक विधि से पॉली हाउस में भी सफलतापूर्वक तैयार कराया जा सके है। और उसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि कुछ बातों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेत में रोपाई करी जाए, जिस तरह फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, प्याज, गांठ गोभी वगैरह वगैरह, तो इनको उसमें लगा सकें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि नर्सरी को हमेशा ऊंचे स्थान पर लगावें जिससे कि उसमें पानी खड़ा ना हो और फालतू पानी को निकाला भी जा सके। पानी के स्रोत के आसपास होना चाहिए कि हल्की हल्की नमी जो बनी रहे, क्योंकि जैसा आप जाना आजकल के दिनों में आगे आगे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो नर्सरी को जो है शुरू में नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े है। नर्सरी का जो क्षेत्र है वो खुला हवादार हो और उस पर कोई किसी भी पेड़ वगैरह का छावा ना हो। पौधशाला की मिट्टी बढ़िया दोमट पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और नर्सरी को खेत के एक कोने में तैयार करें जिससे कि मेन खेत को तैयार करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखें कि किस्मों का चुनाव सही करें, क्योंकि बेहतर रहेगा कि इन दिनों जैसी अच्छी बेहतर किस्म लेंगे उतनी बेहतर जो है आगे चल कर पैदावार किसान भाई खेत से ले सकेंगे। तो इसमें किस्म का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बीज उपचार जरूर करें और जिससे बीज जनित बीमारियों से पौध बची रहेगी। सब्जियों के बीज को आमतौर पर 2 ग्राम कैप्टान, थायराम या बावस्टीन प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करना जरूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि बीज उपचार विधि से ही रोका जा सके और ये सस्ता भी है और बीज को उपचारित नहीं करें तो बाद में कई रोग जो हैं उन पर आ सके। क्यारियाँ अच्छे से तैयार करें, छोटी तैयार करें, अपनी सुविधा के अनुसार भी कर सकें। आमतौर पर 3 गुना 1 मीटर लंबाई चौड़ाई की क्यारी बनाई जा सके है और क्यारियों के बीच में 1 फीट का जो है थोड़ा सा रास्ता छोड़ लें जिससे कि उनमें आने के लिए जो कृषि क्रियाएं हैं वो किसान भाई कर सकें, जैसे खरपतवार नियंत्रण वगैरह करना है और दूसरी पानी वगैरह फुहारे से देना है, तो उसमें आने जाने के लिए थोड़ा सी जगह बनी रहे। और इसके साथ साथ समतल
स्थान पर गर्मी की पौध तैयार करी जा सके। बारिश में ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई पौध जो है तैयार करी जा सके। जहाँ तक खाद और उर्वरक का सवाल है तो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी नर्सरी की एक क्यारी के लिए 10 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद, 10 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम DAP और 120 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को जो है नर्सरी में बोने से पहले मिट्टी में अच्छे से मिलाकर छोड़ दें और खेत को तैयार कर लें। और नर्सरी में पौध को रोगों से बचाने के लिए भी जो है उसका ध्यान रखें। इसी के साथ हमारे अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम। Nominations. Top leaders of major parties conduct world